गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों का प्यार मिलता रहा और हमारे चैनल पे करीब 900 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप लोग और भी देखते रहिए। अगर कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा लोग का भी थोड़ा सा मनोबल और बढ़ता रहे, क्योंकि घर आते रहेंगे तो मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंपटीशन की। तो कंपटीशन में हम लोगों ने देखा कि क्या देखा कि मैटर क्या होता है, और मैटर में हम लोगों ने देखा था कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। और एक आपके पास क्वेश्चन बन के आता है मैटर संबंधित कि हम लोग जो है शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बन के हमेशा आता रहता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी स्टूडेंट जानता है कि शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे नीचे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो आगे मैं इस क्वेश्चन को ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद मैं अगली वीडियो जैसे ही आएगी तो उसमें आप लोगों को कंपटीशन से संबंधित अगली वीडियो आने पे उसमें हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है वो मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है। तो क्वेश्चन है शुष्क बर्फ़ शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ़ यानी कि ड्राई आइस बोलते हैं ना, ड्राई आइस किसे कहते हैं। ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है, किसे कहते हैं, वो चीज़ आप लोग बताएंगे यहाँ पे। ये आपके लिए क्वेश्चन है एक। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। तो ये हो गया। और एक ये भी है कि जो हम लोग इसको देखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है वाष्पन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन मैंने नहीं बताया था आपको। ठीक है, ऊर्ध्वपातन वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे बताते चलते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ किसी अवस्था से डायरेक्टली गैस अवस्था में पहुँच जाए, मतलब ठोस अवस्था अगर है तो ठोस अवस्था से डायरेक्टली आपकी गैस अवस्था में जा रही है, ठोस से सीधा गैस में जा रही है, तो वो होगी आपकी ऊर्ध्वपातन। या जैसे आप लोगों का होता है कपूर जानते हैं, कपूर उसको आप जलाते हैं तो क्या होता है, क्या मेल्ट होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आता है, नहीं होता है। वो सीधा क्या होता है, गैस फॉर्म में चली जाती है, कपूर गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। तो ऐसे सभी पदार्थ जिसको हम लोग ठोस अवस्था से डायरेक्टली गैस अवस्था में तब्दील कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ऊर्ध्वपातन में आती हैं। उसी तरीके से गलनांक किसे कहते हैं, जब कोई भी पदार्थ या कोई भी पदार्थ का टेम्परेचर इतना हो जाए, उसका तापमान इतना हो जाए कि वो क्या हो जाए, गलने लगे, पिघलने लगे, तो वो क्या होगा, गलनांक होगा, गलनांक पॉइंट होगा आपका। ठीक है, पिघलना स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा, गलनांक होगा। और किसी भी पदार्थ में क्वथनांक कैसे होता है, तो वो क्वथनांक उसे कहते हैं जब कोई भी पदार्थ हो उसको हम लोग गर्म करें और वो उबलना शुरू कर दे, मतलब कोई भी पदार्थ जिस टेम्परेचर पे उबलने लगे वो टेम्परेचर उसका क्वथनांक पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक पॉइंट कहलाता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो गलनांक और क्वथनांक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए गलनांक और क्वथनांक। ये क्वेश्चन जरूर इसका आंसर जरूर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक क्या होता है, तो जिस तापमान पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, उसे उस पदार्थ
का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक कहते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या है, जैसे में देखें तो जैसे में क्या है, जैसे में आपका है जल का जो क्वथनांक है, जल का सूत्र अगर देखें तो जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर जो पदार्थ बनता है वो क्या होता है, जल होता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, जल किस ताप पे उबलने लगता है, तो सभी लोग जानते होंगे कि जल कितनी ताप पे उबलता है, तो वो 100 टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन हो, तो ये इस ताप पे क्या होगा, उबलने लगता है क्या, जल। ठीक है, पानी उबलने लगता है। तो ये हो गया। अगर और भी देखें तो और का मान लीजिए जैसे कि वो है अब इसका हम लोग गलनांक देखते हैं। ठीक है, गलनांक क्वथनांक तो ये हो गया। इसी तरीके से ऐसे कई हैं उदाहरण, वो आप लोग उसके और लोगों के कहते हैं कम से कम नहीं तो तीन कम से कम आप लोग बताइए 3 पदार्थ ऐसे कौन कौन से हैं जिनके क्वथनांक और गलनांक कितना है, वो चीज़ आप लोग बताएंगे। ठीक है, 3 पदार्थ। तो ये हो गया। ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन हैं, आंसर है, मतलब आपको देना है, उसको खोज के बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि आप लोग अगर खोजेंगे नहीं तो केवल डिपेंड हो जाएंगे अगर यहीं पे, तो आप लोगों का इतने में भी काम नहीं चलेगा। आप लोगों को खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हम लोग तो यहाँ पे बताते ही बताते हैं, जो आप अपने से पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, उसके बाद हमारा सुनेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, माइंड ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया। अब हम लोग देखते हैं गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं, तो गलनांक जो है जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलने या गलने लगता है, तो उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, गलनांक बिंदु कहते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर पे किसी पदार्थ को कोई भी पदार्थ जिस टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ पिघलने लगे यानी कि मेल्टिंग होने लगे, तो उस पदार्थ का उस ताप को उस पदार्थ का क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, गलनांक बिंदु बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें भी क्या था कि जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ उबलने लगता है यानी कि बॉइलिंग करने लगता है, तो उस पदार्थ को उस ताप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु बोलते हैं, यानी कि क्या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं और गलनांक को आप क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर इसका उदाहरण देना है तो उदाहरण मैं लिखता हूँ, जैसे क्या होता है, अगर कोई भी पदार्थ पिघलने लगती है, कैसे पिघलती है, जैसे कि बर्फ़ को ले लेते हैं हम लोग, क्या बर्फ़ ले लेते हैं, बर्फ़ ले लेते हैं। तो बर्फ़ का जो गलनांक पॉइंट है वो कितना है, तो अभी मैंने ही बताया था, अभी कुछ देर पहले नहीं बताया था। गलनांक पॉइंट कितना होता है, जो इसका गलनांक पॉइंट होता है वो होता है, बर्फ़ का गलनांक पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन
273.15 केल्विन होता है। ठीक है। अच्छा 1 पॉइंट केल्विन को मैं क्यों बता रहा हूँ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान भी बोलते हैं। ठीक है। 0 डिग्री को ही हम लोग परम शून्य तापमान भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री को 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है। कहते हैं, ये हो गया। तो परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273 केल्विन को बोलते हैं। अब 273 ये जो 0.15 है, इसको हम लोग नगण्य करके इसको हम लोग केवल और केवल 273 केल्विन कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग कभी भी ये कंफ्यूज मत होइए, अगर आपके उसमें क्या नाम है, अगर आपको विकल्प में ये ना दिया हो तो आप लोग ये मत सोचिए कि 273 क्यों दिया है, 273.15 क्यों नहीं दिया, केल्विन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। तो वो चीज़ें आप इसको नगण्य मान के केवल 273 केल्विन भी कह सकते हैं कि परम शून्य तापमान कितना है, 273 केल्विन है। लेकिन एग्जैक्ट अगर पता करना है तो आपको 273.15 केल्विन ही उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें हो गया गलनांक पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग वाष्पन किसे कहते हैं। ठीक है। तो इसको मैं रफ करूँ, अब हम लोग देखते हैं वाष्पन। तो वाष्पन किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ को, तरल पदार्थ मतलब लिक्विड फॉर्म में जो रहते हैं, जितने पदार्थ लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, द्रव फॉर्म में रहते हैं, उनको जब हम किसी तरल पदार्थ को क्या करें, सीधा वाष्प पे परिवर्तित करें। वाष्प मतलब जल की वायु की वे बूंदें जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ठंडी बूंदें कहते हैं। मतलब बूंद में थोड़ी, हवा में थोड़ी नमी आ जाए, उसी को बोलते हैं वाष्प। ठीक है। वाष्प क्या होता है, तो वाष्प का मतलब यह है किसी भी वायु जो है, हमारी वातावरण है, वायु है, तो उसमें नमी आ जाए। मतलब पानी की कुछ बूंदों की ऐसी बूंद, पानी की वे बूंद जो कि पॉइंट मतलब कोई बूंद ना बने, उसका छोटा छोटा कण बने। तो मतलब पानी में, जल की बूंद में भी कई कण होंगे, तो उस सबसे छोटे कण को जब वायु के साथ में मिल जाती है तो वही होती है आपकी वाष्प होती है। ठीक है। तो वाष्प होती है, तो वाष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण को। तो मैं लिखवाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, एक तरल पदार्थ का तापमान किसी भी तापमान पर वाष्प पर परिवर्तित करना, वाष्प में परिवर्तित करना चाहिए, वाष्प में परिवर्तित करना ही वाष्पन कहलाता है। ठीक है। जब कोई भी तरल पदार्थ रहेगा, उस पर अगर किसी भी ताप पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाए या बदल जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वो पदार्थ की वाष्पन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वाष्पन कहलाएगी। ठीक है। वाष्पन कहलाएगी। तो ये हो गया। अब वाष्पन का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा जल है, जैसे हम लोग, नदी है हमारे यहाँ, मान लीजिए ये नदी है कहीं पे,
तो ये इस तरीके से ऐसे नदी भरी हुई है पानी इसमें नदी का। तो इसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, ये सन की रोशनी पड़ेगी, ये या सन है, तो सूरज की रोशनी जब पड़ती है, इस पर किरण पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, ये पानी क्या होता है, गर्म होता है, हीट होता है। और हीट होने के साथ साथ ही जब हीट होगा तो क्या होगा, तो इसकी जो बूंदें होंगी तो वो क्या होंगी, हल्की हल्की छोटी छोटी कणों में विभाजित होकर क्या होंगी, ऊपर उड़ने लगेंगी, चलने लगेंगी, और आगे जाके यही क्या बन जाते हैं, यही इकट्ठा होके बादल के रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो यही आपका वाष्पन हो गया। तो वाष्पन हो गया, तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हमारी लोग की आएगी कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला कारक होता है आपका क्या, अंतर आणविक बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अंतरा आणविक बल। तो आप लोग जानते होंगे कि पदार्थों में अंतरा आणविक बल होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, कब होता है, ज़्यादा भी होता है, किसी में बिल्कुल कम होता है और किसी में बिल्कुल ज़्यादा होता है। तो जब ये आंतरिक बल किसे कहते हैं, अंतर आणविक बल किसे कहते हैं, जब कोई भी पदार्थ हो उसमें कोई उसके अणुओं के मध्य, जैसे ये कोई पदार्थ है आपका, मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ मतलब आइस, तो आइस है, तो आइस में जब उनके अणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक बल, मतलब उनके अंदर बल लगता है ना, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए जो बल लगता है उसी को बोलते हैं अंतरा आणविक बल। उनके अंदर लगता है, अणुओं के मध्य लगता है। ठीक है, दो अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसी को बोलते हैं अंतरा आणविक बल। तो अंतरा आणविक बल जो है जब ज़्यादा होगा, क्या हो, अंतरा आणविक बल ज़्यादा होगा तो उसमें वाष्प क्या होगा, कम होगा, वाष्प कम होगा। क्यों, वाष्प कब होता है, जब कभी भी कोई भी पदार्थ होगा, जैसे कि मान लीजिए जल है, जल का अंतर आणविक बल ज़्यादा होगा कि तो बर्फ़ का ज़्यादा होगा कि गैस का, मतलब जल वाष्प का ज़्यादा होगा। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें जैसे ठोस है, कोई बर्फ़ है, तो बर्फ़ में अंतर आणविक बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। बर्फ़ है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ में अंतरा आणविक बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब इसके अंतरा आणविक बल ज़्यादा होंगे, अंतरा आणविक बल मतलब IF लिख देता हूँ मैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिख देता हूँ। तो ये अगर ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो वाष्पन होगा तो वो क्या होगा, वाष्प की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वाष्प कम हो जाएगा, इसमें वाष्प वेपराइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, और जब वेपराइजेशन कम होगा तो वाष्पन क्या होगा, भाप बनेगा, कम बनेगा। तो जब भाप कम बनेगा तो आपका वाष्पन क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, वाष्पन कम होगा, ये हो गया। और अगर जैसे कि पानी हो गया, जल हो गया, ठीक है, जल हो गया, तो जल में क्या होता है, इनके अंतरा आणविक बल क्या होंगे, कुछ कम होते हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो कुछ कम होते हैं, किसके, बर्फ़ की अपेक्षा कुछ कम होते हैं। तो इसलिए इसका जो वाष्पन होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाष्प क्या होंगे इसमें, ज़्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होगा। तो जब वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्पन क्या होगा, वाष्पन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वाष्पन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर गैस में देखें तो गैस तो ऑलरेडी वाष्प होती है, तो उसमें क्या होता है, अंतर आणविक बल क्या होगा, बहुत ही कम लगेगा।
बहुत ही कम लगेगा, या होता ही नहीं है। तो जब उनमें होता ही नहीं है तो वो खुद ही वाष्प है, तो उसमें वाष्पन तो होगा ही होगा, स्वाभाविक है ना, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होती हैं। अगर इसका मतलब ये हो गया, एक लाइन में अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि अंतरण आणविक बल, यहाँ पे लिख सकते हैं अंतराण्विक बल अंतराण्विक बल को बढ़ाने पर वाष्प कम होगा, और जब वाष्प कम होगा तो इसमें वाष्पन भी कम होगा। वाष्प कम होगा तो इसमें वाष्पन कम होगा, वाष्पन भी कम होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को एक क्या कहते हैं, उसका सूत्र निकल के आ गया। इसमें क्या निकल के आ गया कि अंतरा आणविक बल मतलब वाष्पन वेपराइजेशन, वाष्पन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/IF। IF मतलब क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब वाष्पन अगर निकालना है तो वाष्पन तभी निकलेगा जब इसका जो, अगर वाष्पन को अधिक करना है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसको कम करना पड़ेगा। मतलब इनके अणुओं के मध्य की दूरी जो होगी उसको अगर कम करेंगे तो इसमें वाष्पन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सूत्र निकल के आया कि वाष्पन बराबर क्या हो गया, 1/IF। मतलब अंतराण्विक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जब कम करेंगे तो यहाँ पे वाष्पन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ करूँ, आगे बताता हूँ। सफ़ा दिखा बाकी नहीं पूरा। आगे हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। अगली टॉपिक आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, तो तापमान, अगर तापमान को हम लोग बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएं, मतलब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा, क्या उसमें अंतर आणविक बल लगेगा, तो उसमें अंतर आणविक बल क्या हो जाएंगे, कम होंगे, खंडित होंगे, टूटेंगे। ठीक है, तो अंतर आणविक बल में टेम्परेचर क्या करता है, भूमिका निभाता है अपना, कि अंतर आणविक बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, घटा देता है। कब, जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को घटा देता है, अंतर आणविक बल को घटा देता है। तो इससे हमारा वाष्प क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा। तो वाष्प क्या होगा, बनेगा। अभी हम लोग वहाँ पे देखे हैं, पीछे देखे हैं कि वाष्प क्या होता है, तभी बढ़ता है जब अंतर आणविक बल कम होगा तो वाष्प बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा वाष्प बढ़ जाएगा, और जब वाष्प बढ़ जाएगा तो वाष्पन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वाष्प बढ़ेगा तो वाष्पन स्वाभाविक है, वाष्पन बढ़ जाएगा। ठीक, तो वाष्पन बढ़ जाएगा, ये हो गया। तो इससे हमारा लोग का क्या पता चल गया कि तापमान बढ़ाने पर अंतराण्विक
बल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो इसमें वाष्प क्या हो जाएगा, वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा। और जब वाष्प बनेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण, वाष्पन होना शुरू हो जाएगा। वाष्पन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ गया इस पर। तो जब इसका अगर देखें तो क्या होगा, वाष्पन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। मतलब वाष्प को बढ़ाएंगे, वाष्पन को अगर बढ़ाना है तो हमको क्या देना है, टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, सीधा प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर मतलब तापमान, तापमान। ठीक है, तो ये एक सूत्र बन जाता है आपका कि अगर वाष्पन को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को अधिक कर देंगे। अगर टेम्परेचर इसको देखना होगा तो वाष्पन एक कांस्टेंट ले लेते हैं हम, कोई भी मतलब चीज़ को कांस्टेंट ले लेते हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और तापमान आपका T रहता ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये हो गया। आगे अगर हम लोग देखें इसमें कि आगे और क्या, तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो तीसरा पॉइंट आपका आएगा बहती हवा का चाल। बहती हवा का चाल ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा इस पे, वाष्पन पे, तो ये इस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा कि स्पीड ऑफ विंड, मतलब कितनी तेज़ हवा चल रही है। अगर तेज़ हवा चल रही है तो वाष्पन क्या होगा, तो मतलब तेज़ हवा अर्थात स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड अगर इसका स्पीड बढ़ रही है तो इसमें वेपराइजेशन में क्या होगा, वेपराइजेशन में क्या होगा, मतलब वाष्पन में क्या होगा, वृद्धि होगी। वाष्पन में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, वाष्पन में वृद्धि होगी। तो ये आप लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपराइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे एक सूत्र बन के आता है, सूत्र बन के आता है, क्या आता है, स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपराइजेशन, ये हो गया वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस पर आपको पता चल गया कि अगर तेज़ हवा चल रही है तो उस पर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाष्पन, मतलब तेज़ हवा अगर चल रही है तो वाष्पन जरूर होगा। ठीक है, वाष्पन हो जाएगा। और ये वायुमंडल में जितने कण, आपके वायुमंडल में जितने कण होते हैं तो वो क्या कहते हैं, कणों में अगर जल की बूंदें, कुछ बूंदें रहती हैं तो उसी को बोलते हैं आर्द्रता। और आर्द्रता किस तरीके से प्रभावित करती है, ये सब चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आर्द्रता देखेंगे और देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। ये दो चीज़ें हम लोग उसमें अगली वीडियो में देख लेते हैं कि क्या होगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और लंबी हमको ज़्यादा लंबी करनी नहीं है, नहीं तो कुछ आपको भी मतलब बोरिंग टाइप का लगने लगता है ना, तो इसलिए। ठीक है, तो मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।